राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों आज फिर मैं आप सबके लिए इंटरेस्टिंग सी खबरें लेके आ गया हूँ। तो देश में एक नया कानून लागू होने वाला है। देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन नेशन एक्ट 2024 लागू होने जा रहा है। केंद्र ने शुक्रवार की आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस कानून की भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उसे 5 से 10 साल तक की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उसे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। नेट और यूजीसी जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच यह कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले है केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था। तो दोस्तों ये था मामला। नया कानून आने जा रहा है जिसका नोटिफिकेशन 21 जून को दे दिया गया है सरकार द्वारा। और अब ये कानून पास होता है या क्या होता है देखते हैं। एंटी पेपर लीक कानून आने वाला है। तो नेट का पेपर जो लीक हुआ वो उसके सबूत मिल रहे हैं। झारखंड से ये पेपर लीक हुआ है जहां पे 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जली बुकलेट का नंबर हजारीबाग का है। तो दोस्तों पटना उन्होंने बिहार के पटना ले जाया जाएगा। इसके मामले में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इधर दोनों राज्यों की पुलिस ने बताया कि नेट का पेपर झारखंड से ही लीक होने के सबूत मिले हैं। बिहार पुलिस का कहना है कि 5 मई को नेट की परीक्षा हुई थी। इसी दौरान सूचना मिली कि कुछ स्टूडेंट और सेंटर के पास पेपर पहले पहुंच गया है और उसे रटवाया जा रहा है। पुलिस जब वहां पहुंची तो जला पेपर मिला और बुकलेट नंबर 613648 बरामद की गई। सूत्रों की माने तो यह बुकलेट हजारीबाग के एक सेंटर की है। इससे यह माना जा रहा है कि पेपर झारखंड से ही लीक हुआ है। इधर जांच एजेंसियों के हेड फिलहाल दिल्ली में है। सूत्रों की माने तो उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट और अब तक की कार्रवाई से एनएटीए और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को अवगत कराया है। हालांकि जांच एजेंसी की तरफ से अब तक इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। तो ये था मामला। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों एक और खबर नेट परीक्षा से ही लेकर नेट में सुधार के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया गया है। इस कमेटी में इसरो के पूर्व चेयरमैन राधाकृष्ण चीफ 2 महीने में केंद्र को सौंपेंगे रिपोर्ट। शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार को एनएटी की परीक्षा में गड़बड़ी रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का ऐलान किया है। इसरो के पूर्व चेयरमैन और आईआईटी कानपुर के पूर्व डायरेक्टर के राधाकृष्णन इसके चीफ होंगे। यह कमेटी 2 महीने में शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगी। नेट एग्जाम पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की थी। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि ये कमेटी नेट के स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, एग्जाम प्रोसेस और ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसफर और डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इम्प्रूव करने के लिए शिक्षा मंत्रालय को सुझाव देगी। तो दोस्तों ये था मामला। 7 कमेटी बनाई जाएगी जिसके मुख्य चीफ 7 सदस्य जिसके मुख्य चीफ होंगे इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन। आप सबको बताते चलो 7 साल पहले ही एनटीए का हुआ था निर्माण। 2017 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में एनटीए के गठन की घोषणा की थी।
इसका काम है देश के उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन और स्कॉलरशिप के लिए क्वालिटी टेस्टिंग सर्विस देना यानी एग्जाम कराना। तो दोस्तों ये था मामला। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों एक खास खबर आ रही है आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की तरफ से। पार्टी का निर्माणाधीन ऑफिस राज्य सरकार ने बुलडोजर से गिरा दिया। शनिवार सुबह 5:30 बजे यह कार्रवाई आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने की। गुंटूर के तड़ेपल्ली में यह ऑफिस 9365 वर्ग फुट में बनाया जा रहा था। इस कार्रवाई की टाइमिंग की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल सितंबर 2023 में जब YSRCP की सरकार थी और जगनमोहन रेड्डी सीएम थे, तब टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू को सुबह 6 बजे उसके घर से गिरफ्तार किया गया था और सीआईडी ने भ्रष्टाचार के आरोप में चंद्रबाबू नायडू को अरेस्ट किया था। YSRCP का ऑफिस भी 5:30 बजे तोड़ा गया है। इससे पहले हैदराबाद महानगर निगम ने रेड्डी के लोटस पॉन्ड ऑफ आवास से लगे फुटपाथ पर अवैध निर्माण को तोड़ दिया था। इसका उपयोग सुरक्षाकर्मी कर रहे थे। इसके अलावा YSRCP को विशाखापट्टनम ऑफिस के अवैध निर्माण को लेकर एक और नोटिस मिला है। रेड्डी के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के महज 10 दिन बाद यह कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों यह था मामला आंध्र प्रदेश का। तो अब चलते हैं अगली खबरों की तरफ। तो दोस्तों अब बात करते हैं हरियाणा के मुख्य खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शनिवार को कहा कि प्रदेश का 23वां जिला गोहाना होगा। सोनीपत के गोहाना में संत कबीर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में सैनी ने कहा कि इसके लिए कमेटी बनाई जा चुकी है। कमेटी के नंबर्स पूरे होते ही गोहाना को जिला बनाने की घोषणा कर दी जाएगी। सीएम ने कहा कि गोहाना से जींद रोड तक बाईपास निर्माण भी जल्द पूरा होगा। इसके लिए भूमि की तलाश की जा रही है। जल्द ही प्रदेश की SC और OBC की धर्मशालाओं के लिए भी 100 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जिले के दानक समाज के शिक्षा, आवास और छात्रावास के लिए 31 लाख की घोषणा की है। सीएम ने सभी को संत कबीरदास जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा, कबीर वाणी का हर शब्द प्रेरणा देता है। आज भी उनके दोहे जीवन का सच बयां करते हैं। तो दोस्तों ये था मामला। सीएम सैनी ने कि हरियाणा का 23वां जिला जल्द बनने जा रहा है जो गोहाना होगा और अब इसकी कमेटी भी बना दी गई है। जैसे ही कमेटी का कार्य पूरा होगा वैसे ही गोहाना को जिला घोषित कर दिया जाएगा। ये सब आने वाले इलेक्शन के लिए किया जा रहा है जहां तक मैं सोच समझ रहा हूं, क्योंकि गोहाना सोनीपत के अंदर आता है और अभी जो इलेक्शन हुए थे उनके अंदर भाजपा सोनीपत की सीट हार गई थी और अब आने वाले इलेक्शनों के लिए गोहाना को जिला बनाने के बारे में बातचीत चल रही है ताकि बीजेपी गोहाना के लोगों की वोट पास के। तो दोस्तों ये था मामला। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों हरियाणा के गुरुग्राम में शनिवार को बस के नीचे आने से फैक्ट्री के कर्मचारी की मौत हो गई। घटना के बाद साथी कर्मचारी भड़क गए। उन्होंने एक्सीडेंट करने वाली बस को तोड़ दिया। पुलिस कर्मचारियों को समझाने के लिए पहुंची तो उन्होंने जमकर पथराव किया। गुस्साई भीड़ ने पुलिस की PCR समेत दूसरी गाड़ियां भी तोड़ डाली। माहौल तनावपूर्ण देख भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई। पथराव में कई कर्मियों को चोटें आई। कर्मचारियों के मुताबिक बस कंपनी के बस ड्राइवर ने उनके साथी मोनू को जानबूझकर कुचल कर मार दिया। यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। ड्राइवर ने जानबूझ के उसके ऊपर बस चढ़ा दी जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस आरोपी ड्राइवर को पकड़ने के बजाय उन्हें ही परेशान कर रही है। इसके साथ मामला बताया जा रहा। कंपनी कर्मचारियों ने पुलिस को क्या बताया कि एक कर्मचारी ने कहा कि वह सुबह की शिफ्ट के लिए कंपनी में ड्यूटी के लिए आया था।
अयोध्या कंपनी की बस कर्मचारियों को लेकर आई। सभी कर्मचारी नीचे उतर गए। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का रहने वाला मोनू भी उसी बस से उतरा था। मोनू नीचे उतरा तो अचानक बस ड्राइवर ने लापरवाही से बस को पीछे की तरफ तेज गति से चलाकर मोनू को टक्कर मार दी, जिससे मोनू नीचे गिर गया और बस का टायर मोनू के सिर के ऊपर से गुजर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद ड्राइवर वहां से फरार हो गया। यह था मामला। इसी मामले को लेकर पुलिस के ऊपर भी पथराव किया गया, पीसीआर को तोड़ा गया और कंपनी में खड़े अन्य वाहनों को भी तोड़ा गया। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। शनिवार को राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्हें सेरेमोनियल लेवल दिया गया। पीएम हसीना से राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट के दौरान पीएम मोदी ने कहा, हम पिछले एक साल में करीब 10 बार मिले हैं, लेकिन फिर भी पीएम शेख हसीना का यह दौरा अहम है क्योंकि वे हमारे तीसरे कार्यकाल में पहली स्टेट गेस्ट के तौर पर आई हैं। पीएम मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भारतीय करेंसी में व्यापार शुरू हो चुका है। पिछले साल दोनों देशों ने एक साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट को पूरा किया। बांग्लादेश विकास में भारत का सबसे बड़ा पार्टनर है और इसके साथ हमारे रिश्ते बेहद अहम हैं। मैं आज शाम के क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच के लिए भी दोनों टीमों को शुभकामनाएं देता हूं। वहीं पीएम मोदी ने आगे कहा, भारत बांग्लादेश मैत्री सैटेलाइट हमारे संबंधों को नई ऊंचाई देगा। हमारा फोकस दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। भारत और बांग्लादेश को चम्बल नदियां जोड़ती हैं। बांग्लादेश में तिस्ता नदी के संरक्षण और प्रतिबंध पर बातचीत के लिए जल्द एक टेक्निकल टीम बांग्लादेश जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।